So, good morning everyone. We'll start the topic, the fundamental unit of life. First, think what is a living? लिविंग किसको कहेंगे? लिविंग किसको कहेंगे? देन लाइफ के बारे में, फिर लाइफ के पास चलेंगे। ठीक है, तो लिविंग का कोई डिफिनेशन नहीं होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है। लिविंग को हम डिफाइन नहीं कर सकते। व्हाट इज ए लिविंग बीइंग, वी कैन नॉट डिफाइन, बट उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है कि ये अगर ये सब प्रॉपर्टी है तो इसका लिविंग कहा जाएगा। जैसे कि मान लो हम कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं तो तुम सुन रहे हो, कुछ बता रहे हो, ये एक प्रॉपर्टी हुआ। मैं कुछ बताया, तुम रेस्पॉन्स कर रहे हो, मतलब एक्सटर्नल चीज को रेस्पॉन्स करना। एक्सटर्नल स्टिमुली, मच्छर काटा, तुमने मार दिया वहां पे, एक्सटर्नल स्टिमुलस को रेस्पॉन्स किया मैंने। ओके, रिप्रोडक्शन, लिविंग बीइंग ओनली रिप्रोड्यूस कर सकता है, नॉन लिविंग तो नहीं करेगा। उनका ग्रोथ इन साइज, साइज बड़ा हो सकता है इंटरनली। नहीं तो तुमको सर अगर पत्थर यहाँ पे इकट्ठा करेंगे एक जगह में, पत्थर भी तो वो बढ़ते जाएगा हीट, वो नहीं, इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसका वो सब कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको लिविंग कहेंगे। जैसे कि मान लो एक होता है म्यूल, म्यूल सबको पता है ना, एक एनिमल जो खच्चर कहते हैं उसको हिंदी में, म्यूल, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, वो लोग वो क्या हाइब्रिड है, और म्यूल तो थोड़ी ना नॉन लिविंग है। मेरा कहने का मतलब है लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे कैन रिप्रोड्यूस। उसका मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं करते वो लिविंग नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं वेक्टर के बारे में बताया था फिजिक्स में, वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि उसका डायरेक्शन एंड ये रहना चाहिए। इसका मतलब नहीं है जिसका डायरेक्शन है वो वेक्टर बन जाएगा, एग्जैक्टली उसी टाइप का कुछ है। ठीक है, तो ये भी मैं तुम्हें दूंगा सीट, ये खुद पढ़ना। ये थोड़ा अच्छा किताब है, हायर किताब है, बट खुद पढ़ना। ठीक है, पढ़ोगे तो मजा आएगा। तुम देखा होगा कि जितने भी एनिमल्स, जितने भी लिविंग बींग्स है, ऐसा तो सडनली तो नहीं हुए होंगे, बहुत साल के प्रोसेस में सब धीरे 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 इवॉल्व हुए होंगे। हमने पढ़ते हैं कि हमने पहले ह्यूमन का जो था स्ट्रक्चर्स, हम पहले मंकी टाइप का था, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं भी मानते हैं इवोल्यूशन प्रोसेस को। बायोलॉजी में दो ग्रुप के साइंस होते हैं, एक ग्रुप इवोल्यूशन को मानते हैं, एक ग्रुप इवोल्यूशन को नहीं मानते हैं। ओके, कहते क्यों भाई हम मंकी से आदमी बन जाएंगे? वो बोलते हैं आदमी अलग से बना हुआ है, मंकी अलग से बना हुआ है। ठीक है, बट हमारे सिलेबस में अभी इवोल्यूशन प्रोसेस है, विवर्तनवाद है, तो यू हैव टू स्टडी दैट। ओके, जब जब तुमको रिसर्च करना है, मानना है नहीं मानना है बाद में, अभी के लिए तो मान के हम चलेंगे कि इवोल्यूशन प्रोसेस में हमने इवॉल्व होके आज इतना इंटेलिजेंट एनिमल बने हुए हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ साइंस। सिंपल लाइफ साइंस कहने से हो गया। लाइफ मतलब उसमें सब आ जाएगा, लिविंग बींग्स के बारे में आ जाएगा, उनका डिफरेंट प्रोसेस आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। इसके अंदर लाइफ साइंस के अंदर आ जाएगा लिविंग स्पीसीज जो भी है उनके बारे में पढ़ना, प्लस जो भी लाइफ प्रोसेसेस है, हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, हमारा को हार्ट चलता है, किडनी चलता है, इस जितने भी फंक्शन है, हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ये जो देख रहे हैं हम चारों तरफ, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? ओके, लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, दीज आर द सेल।
तो साइटोलॉजी देख लो, सेल के बारे में पढ़ने को साइटोलॉजी कहा जाता है। स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल हो गया साइटोलॉजी। ओके, ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल आल्सो। हमारा अगर सेल मतलब हमारा बॉडी को छोटा 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 करते जाए, सबसे छोटा जो चीज मिलेगा जो कि लाइफ प्रोसेस से बना रहा होगा, दैट इज सेल। सेल को जब तोड़ दूंगा वो डिसरप्ट हो गया, उसके बाद और लाइफ नहीं है। और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे गाड़ी का हर पुर्जा खोल लो, थोड़ी ना उसको गाड़ी कहेंगे। हर पार्ट को खोल लो, थोड़ी ना उसको हम गाड़ी कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा सबसे छोटा जो है लाइफ वो है सेल। तो हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल्स है। तो एमोइबा वगैरह वो सब क्या है, इनोसेलुलर है। वायरसेस सेल नहीं है, वायरसेस आर नॉट एज सेलुलर कहा जाता है, दे आर लिविंग के अंदर नहीं जाता है वायरस। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी, पर्टिकुलरली ये टॉपिक तुम्हारा साइटोलॉजी के ऊपर है। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लियर? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो वर्डिंग सब समझो, रटना नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है, मान लो सेल हमारा कोई भी एक सेल ले जाओ, या प्लांट का कोई एक सेल ले जाओ, उस सेल के अंदर का जो सब प्रोसेसेस हो रहा है वो सबका समेशन की वजह से, मतलब जितने भी सेल्स है सभी ऐसे कुछ कर रहे होंगे काम, तो पूरा का पूरा प्लांट अपना काम करता है। जैसे कि मान लो हमारे अंदर भी, हम जैसे ब्रेन हमारा कुछ सोचता है, मान लेते हैं ऐसे हमारा ब्रेन सोचता है, कुछ रिएक्ट करता है, एक्जैक्टली वो एक सेल भी ऐसे कुछ चीज को रिएक्ट करता है। दैट मीन्स हम बड़ा सा जो एनवायरनमेंट, बड़ा सा एक बॉडी जो देख रहे हैं उसमें जो चीज होते रहता है, एग्जैक्टली माइक्रो लेवल में भी जाएंगे, सेल में भी वो सब एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा होते रहता है। सेल से अगर छोटा लेवल को चले जाएंगे, सेल को तोड़ देंगे, तो एक्टिविटी और मिलने का चांसेस कम है। तो इसीलिए एक हमारा कहावत है जो माइक्रो वर्ल्ड एंड मैक्रो वर्ल्ड, उसका एक गीता में है। तो माइक्रो एंड मैक्रो वर्ल्ड दे आर वेरी सिमिलर। माइक्रो मतलब जो दिख नहीं रहा है हमारा आंख को, मान लो सेल। मैक्रो मतलब जो दिख रहा है, बड़ा वाला चीज। हमारे अंदर में जो जो एक्टिविटी होता है, हम जो चलते हैं, घूमते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, सेल भी ऐसे खाता है, सांस लेता है, एक्सक्रीट करता है, वो भी ऐसे काम करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए माइक्रो एंड मैक्रो सब सिमिलर टाइप का है, दुनिया भर ऐसा है, हर जगह में ऐसा है। ठीक है, तो जैसे देखो मैं साइंस और फिजिक्स में जैसे तुम्हें बताते रहता हूं, जो चीज तुम देख रहे हो बाहर ना, वो माइक्रो वर्ल्ड में ऐसे होते रहता है। वेरी सिंपल, अगर एक हम ऐसे दौड़ते हैं तो हमको दौड़ने के लिए कुछ फोर्स चाहिए। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो भी दौड़ रहा है ना, उसको भी फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे जैसे फोर्स लग रहा है, वहां पे भी ऐसे कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन जैसे हम मैक्रो वर्ल्ड के लिए किए, माइक्रो वर्ल्ड में भी इलेक्ट्रॉन की तरफ भी जाके वैसे हम इक्वेशंस बना सकते हैं, और बनाया भी जाता है। एग्जैक्टली सेल के अंदर का एक्टिविटी अगर समझ जाएंगे तो पूरा बॉडी का एक्टिविटी हम समझ जाएंगे। इसीलिए हमको बेसिक से पढ़ाया जाता है। ओके, स्ट्रक्चर मतलब हमारा बॉडी का जो बनावट है, स्ट्रक्चर, उसका सबसे छोटा ईंट, जैसे घर बनता है छोटा सा ईंट रख के बनाया जाता है ना, छोटा ब्लॉक अगर देखा जाए तो सेल है। बहुत सारे सेल को जोड़ जोड़ के हमारा पूरा बॉडी बना है। एंड फंक्शनल यूनिट मतलब वो सेल जैसे फंक्शन करता है, हमारा पूरा बॉडी भी वैसे फंक्शन करता है। सभी सेल्स का फंक्शन को लेके हमारा बॉडी का पूरा फंक्शन बना हुआ है। ग्रेट पॉइंट। तो इस वर्डिंग्स का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो देयरफॉर साइटोलॉजी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्टडी। तो पहले साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक इन 1665। ही ऑब्जर्व द डेड सेल्स विथ सिंपल माइक्रोस्कोप्स। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, वो न्यूटन का बराबर का साइंटिस्ट है। जैसे सभी टाइम में एक सभी साइंटिस्ट का एक चलता है, रुतबा चलता है उनका, मतलब दबदबा चलता है। अगर जैसे जिस समय न्यूटन थे, अगर न्यूटन ने कुछ कह दिया तो बाकी और कोई आर्ग्यू करने के लिए आता नहीं था।
मतलब उनका इतना ये था। ओके हाँ भाई, न्यूटन ने बताया तो सही हो, ऐसा था उनका। उसी टाइम में ये भी एक साइंटिस्ट है, वही 1665 पास, रॉबर्ट हुक, ये भी एक्चुअली एक फिजिसिस्ट है। याद रख लेना। देखो साइंस तो मैं तो कहता हूँ साइंस कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ होता ही नहीं है, साइंस साइंस है। उसको हम जबरदस्ती बांट दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट बना के। साइंस तो सब कुछ साइंस ही है ना, ज्योग्राफी भी साइंस है, हाँ वो भी तो क्या साइंस ही है ना। तो साइंस तो साइंस है, उसमें क्यों हम अलग अलग करके पढ़े। ओके। और याद रखना जो बायोलॉजी में जितने भी नोबेल प्राइज मिला है बायोलॉजी में, बहुत सारे उसमें प्योर बायोलॉजिस्ट नहीं है, वो आइदर फिजिक्स या केमिस्ट्री से गए होंगे, बहुत सारे। तो इसीलिए बच्चों के दिमाग में तुम्हारा रहता है ना, जिनका थोड़ा मैथ्स वीक होता है, हम मैथ्स छोड़ देंगे आगे बायोलॉजी पढ़ लेंगे। मैथ्स छोड़ के बायोलॉजी नहीं कर सकते। अगर इन्होंने मैथ्स साइंस नहीं पढ़ा होता तो शायद वो खुद बनाए थे अपना माइक्रोस्कोप, खुद बना के देखे थे, ठीक है। अगर वो सब उनको नॉलेज नहीं होता ऑप्टिक्स फोप्टिक्स के बारे में, कैसे लेंस बनेगा, कैसे फोकस करूंगा, तो शायद सेल नहीं देख पाते। तो साइंस मतलब सब है, उसमें मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एवरीथिंग इज साइंस। समझ में आ रहा है? तो एनीवे, तो earlier cytology was begun with the English scientist Robert Hooke in 1665. He observed the dead cells with simple microscopes. ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आता है, उन्होंने जो सेल देखा था उसमें लिविंग लिविंग सेल्स नहीं था, वो कौन सा सेल था? डेड सेल था, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल को चलते हैं। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प्स इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1665। तो जो सेल्स देखे थे क्या सेल्स था? एनीवन नोस? कॉर्क सेल्स। कॉर्क क्या पता है? आउटर है, तो जो देखा होगा वो कुछ पार्टी वार्टी में शैंपेन वैम्पेन, शैंपेन के ऊपर ऐसे रहता है, ढक्कन रहता है। ओके, वो ढक्कन जो उसी से बना रहता है, कॉर्क से, ठीक है। तो उनका पहला जो डेड सेल्स था, तो रॉबर्ट हुक was the first person देन सेल के ऊपर कुछ थ्योरी दिया गया, सेल थ्योरी जिसे कहते हैं। ये अबाउट 1665 में रॉबर्ट हुक द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द डेड कॉर्क सेल्स बाय हिज ओन सिंपल माइक्रोस्कोप। 1838 के पास दो साइंटिस्ट थे, स्लेडन एंड स्वान करके। एम पूरा नाम है उनका मैटियस स्लेडन एंड थियोडर स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया था। सेल थ्योरी कुछ नहीं है, बहुत सारी किताब में बहुत कुछ लिखा गया है,
15-20 लाइन करके, कुछ नहीं है सेल थ्योरी। देयर आर ओनली 2 स्टेटमेंट सेल थ्योरी का। पहला है ऑल लिविंग बीइंग्स, जो कि उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट है। ओके, ऑल लिविंग्स आर मेड ऑफ structural and functional unit known as cells. Second is a cell exists from the pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cell. पहले से अगर एक सेल है वहां से और एक सेल मिलेगा, तो तुम पूछोगे सर पहला सेल कहां से है? वो इवोल्यूशन में धीरे धीरे, उसको छोड़ दीजिए। पहला जब इवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ोगे वहां पे फिर अलग से पढ़ेंगे। हम मान लेते हैं कि लिविंग है, अभी मान के चलना पड़ेगा। देखो कुछ चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कुछ एज्यूम करके आगे निकलना पड़ेगा। हर चीज का व्हाई हम आंसर दे सकेंगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं। ठीक है, भगवान है कि नहीं, कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं है, तो हम तो प्रूव तो नहीं कर सकते। कोई चीज प्रूफ नहीं हो रहा है डजेंट मीन कि वो नहीं है। हम प्रूफ नहीं कर पा रहे, हो सकता है कोई और प्रूफ कर ले। तो कोई चीज जब तुम्हें पूछा था है कि नहीं है, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो तुम प्रूफ देके बता सकते हो है कि नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान नहीं है, अरे प्रूफ दो नहीं है बोल के। तुम नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब थोड़ी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में, जरूरी नहीं है। तो एवरीथिंग हम एनालाइज्ड वे में कह सकते हैं। तो सभी चीज को, कोई चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे कुछ बेसिस पे करेंगे कि नहीं, कुछ एजम्पशंस पे करेंगे। तो हमारे बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। organisms on the basis of cell basis of number of cells. Multicellular organism और सिंगल सेल्स, यूनिसेलुलर, और एक होता है मल्टीसेल्युलर। इसमें एग्जांपल्स अमीबा, बहुत सारे हैं इसमें। यस, इसमें मल्टीसेल्युलर तो बहुत पड़े हैं नहीं, हमारे जितने भी चारों तरफ देख रहे हो, ह्यूमंस, प्लांट्स। वायरस एसेलुलर है, ध्यान रखना, वायरस एसेलुलर है। ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है। ये जब लिविंग के कांटेक्ट में आता है ना, हमारे ऊपर आके बैठ जाएगा, अभी वो हमको कंट्रोल, हमारा सेल को कंट्रोल में ले जाएगा, वो अभी एक्टिव बन जाएगा, लिविंग जैसे बिहेव करेगा। जब वो बाहर पड़े रहता है, सिंपल जैसे पत्थर पत्थर पड़े हैं ना, ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म पड़े रहते हैं, उनका कुछ काम नहीं। तो कुछ कुछ कहानियां, जैसे कोरोना वायरस हुआ, कुछ सच है या झूठ है तो पता नहीं। कहा जाता है कि एक्चुअली में चाइना का जो लैब था, वहां का जो लैब था, वहां पे कोई साइंटिस्ट एक्चुअली में रखा गया था, वो टेस्ट कर रहा था कुछ, तो गलती से गिर गया तो इन्फेक्ट हो गया, वो जो बाहर है वो फैला दिया। ठीक है, क्योंकि पड़ा था, कुछ उसका काम नहीं था, जैसे ही ह्यूमन बॉडी में टच में आ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। ओके, तो उसके बाद फैलने लगा। तो एनीवे, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। ये तो डिस्कवरी धीरे धीरे जाएंगे, अभी इनको छोड़ो। ये उनका देखो
रोबोटो का जो बनाए थे जो सेल, ये उनका सेल, ये सॉरी जो माइक्रोस्कोप है वो कॉर्क सेल्स है, ठीक है, ऐसे देखा देखा जाता है। छोटा सा माइक्रोस्कोप अपने आप से। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर, लिविंग सेल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय एबी लियोहानॉक, पहले देखे थे, ओके, एंटन वन लियोनहार्ड। तो ये पहले लाइव सेल्स देखे थे, ठीक है। डेड सेल्स पहले कौन देखा था? रॉबर्ट, ठीक है। छोड़िए, तुम्हारा स्ट्रक्चर है क्या? स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, छोड़ो, ये तुम जो पढ़ोगे तुम बायोलॉजी लैब में बता देंगे, ओके, अभी वो नहीं है, पुराना था, छोड़ो। तो स्लाइड्स प्रिपरेशन, सेल थ्योरी प्रोपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट, स्लेडन एंड स्वान। ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ऑलमोस्ट 1838 1839 में। उन्होंने सेल्स मतलब कैसे सेल्स फॉर्म होता है वो नहीं बताए थे, ओके, बट खाली कहे थे न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो था एक्चुअली ये स्टेटमेंट और एक साइंटिस्ट दिए थे, रुडोल्फ विर्को करके, ओके। पहले तो उन दोनों ने जो सेल थ्योरी है, ये जो है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये मॉडर्न सेल थ्योरी में जाता है। इसको दिए थे और एक साइंटिस्ट, ये लाइन, उनका नाम है रुडोल्फ विर्को, ओके। एक बॉटनी, एक एनिमल के बारे में बताया था, एक प्लांट के बारे में बताया था, दोनों को मिला के ये सेंटेंस हो गया इन दोनों का, और ये तो इसको पूरा को कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। तो उसका जो उनका जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज, ओमनी सेलुला ई सेलुला, उसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओके। ये लाइन को याद रखना, आता है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। तो ये दो ही लाइन है बस सेल थ्योरी का, और कुछ है नहीं, ठीक है। लिख लो ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय which cell theory is given by Sladen and Swan. सेल का अभी शेप देखेंगे, डिफरेंट सेल का साइज, शेप। हमने देखा होगा आरबीसी, आरबीसी देखा है, देख लो आरबीसी कैसे होता है। देख रहे हो आरबीसी, जैसे बाई कनकेव होता है, दोनों साइड उनका कनकेव होता है। क्यों कनकेव होता है? आरबीसी काम क्या होता है? हाँ, मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रक अगर सामान लेगा, ट्रक के पीछे जो लगा रहता है उसका ट्रेलर जो लगा रहता है, अगर ट्रेलर नहीं होगा तो ट्रक कैसे लेगा भाई? ये ट्रेलर ही है, ट्रक ही मान लीजिए, तो वहां पे एक गड्ढा है और गड्ढे में से भर के लेगा, ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे सब फिट होता है,
समझ में आ रहा है, इसलिए बाइकॉन्केव है। दैट मीन्स हमारा हम जैसे जिसका जो काम है हम ऐसे करते हैं, मैं पढ़ाना मेरा काम है पढ़ाता हूँ, पढ़ना तुम्हारा काम है पढ़ते हो, इंजीनियर का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है। एग्जैक्टली हमारा बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का सेल है, उनका फंक्शन के हिसाब से अपना वो स्ट्रक्चर से बदला है। तो ये बाइकॉन्केव है, बाइकॉन्केव कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो लिख लो थोड़ा थोड़ा। बाइकॉन्केव एंड राउंडेड होता है ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। अमीबॉइड, अमोइबा टाइप का होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। एपिथेलियम, एपिथेलिया मतलब सरफेस। ओके, हमारा एक एपिथेलियम अंदर में हम जो खाते हैं गॉट जो नहीं है, वहां पे सब है एपिथेलियम। गॉट का जो लेयर है वहां पे रहता है सब, एक लंबा लंबा करके सेल होते हैं, कलमनार एपिथेलियम कहते हैं। कलम टाइप का, कलमनार मतलब कलम टाइप का, इस टाइप का, ऐसे करके सब सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके होंगे। देन ओवल एंड राउंड पढ़ोगे, प्लांट में होते हैं कुछ मेसोफिल सेल्स करके। ओके, वो पढ़ेंगे। ये एक्स्ट्रा है तुम्हारा नॉलेज के लिए, लिख लो थोड़ा थोड़ा। सेल साइज, डायमीटर ऑफ आरबीसी 7 to 8 माइक्रोमीटर, डायमीटर ऑफ ह्यूमन oocyte, ह्यूमन बॉडी में हमारा जो यूजुअल सेल्स है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या कौन सा है? लार्जेस्ट सेल नर्व सेल्स। मसल सेल, नर्व सेल्स। और सबसे जिराफ का जो नर्व है वो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व सेल है। उसको एक नाम है, वैगस नर्व या कुछ है नाम है, वो सबसे लंबा है उसका नर्व सेल से लॉन्गेस्ट सेल। एक जो होता है ना, एक सिंगल सेल होता है, अंडा एक ही सेल है। सिंगल सेल। स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा करके एक है, पीपीएलओ कहते हैं उसको भी, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा आता है, सेल शेप डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, एक्सप्लेन। तो लिखोगे कि आरबीसी ऑक्सीजन लेने के लिए उनका सरफेस क्या बना हुआ है? बाइकॉन्केव बना हुआ है। ठीक है, अदर अदर फंक्शंस के लिए ऐसे अदर अदर सब बनेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारा जहां पे कुछ मान लो कुछ इंजरी हुआ, वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए, वो जो कैपिलरी के अंदर से निकल के एकदम आ जाते हैं। अमोइबा देखा होगा, डिफरेंट ऑक्टोपस देखा है ना, ऑक्टोपस कहीं पर भी आराम से घुस जाता है, ऐसे अमोइबा भी ऐसे होते हैं, कहीं पे आराम से निकल जाएंगे, घुस जाएंगे। ये उसी टाइप का उनका मूवमेंट होता है। ओके, प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं। तो इसको अमोबॉड कहते हैं। देन नैरो एंड लॉन्ग कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम जहां पे रहता है हमारे डाइजेशन फाइजेशन प्रोसेस जहां पे चलते हैं वहीं पे सब रहते हैं। ठीक है, तो हम जब खाएंगे इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में ये जब ऐसे इसी टाइप का सब रहता है। ठीक है, इस टाइप के सब सेल्स रहते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। तो उनको बहुत सारे सरफेस मिलता है यहाँ पे, बहुत सारी चीज एक्सचेंज करने के लिए बॉडी के साथ। ओके, मान लो हमारे पास ये ऐसा एक फ्लैट सरफेस है, दूसरा एक ऐसे सरफेस बनाया है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं? तो कुछ ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, हाँ, कुछ न्यूट्रिशन के ऊपर रिलेटेड चीज हुआ, या ज्यादा सरफेस हुआ मतलब ज्यादा एक्सचेंज हो सकता है, कोई चीज ज्यादा जगह कंटैक्ट में रहेंगे ये लोग। समझ में आ रहा है? इसीलिए इंटेस्टाइन में जब कुछ फूड पास करता है हमको ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, इसीलिए इस टाइप का एपिथेलियल सेल्स वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के हिसाब से उनका शेप सब बना हुआ है। ये देखिए, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियम, नर्व सेल्स,
ट्रैकेड सेल्स तो प्लांट में होता है, मेसोफिल सेल्स पत्ता वत्ता वगैरह में, पत्ता को काट लो उसके अंदर देखोगे ऐसे होते। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स, एग्जांपल्स अमोइबा, क्लामाइडियस बता दिया। ओके, पैरामेसियम जानते हो, हमारा चप्पल जैसा साइज होता है उसका, सॉरी चप्पल जैसा शेप होता है। ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, मल्टीसेलुलर, एग्जांपल्स ये सब पता है तुम्हें, यहाँ पे देखो डायग्राम से, बैक्टीरिया, पैरामेसियम, क्लामाइडोमोनास, अमोइबा, ये क्या है पेट्रोमाइजन, ये एक फिश टाइप का होता है। ये यूजुअली क्या होता है ना, जो व्हेल्स होते हैं, व्हेल्स में चिपके रहते हैं, वहां से डायरेक्ट फूड लेते हैं, उनका एक शक्कर टाइप का माउथ होता है, माउथ में से चिपके रहते हैं। अभी देखेंगे सेल का क्लासिफिकेशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इट इज प्रिमिटिव इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ सेल, लैक्स न्यूक्लियस, प्रो इसीलिए कैरियंस मतलब न्यूक्लियस, कार्यो मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस दैट मींस नॉट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टाइप का कुछ काम कर रहे हैं वहां पे, बट एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं है। हमारा बॉडी में एक एग्जैक्ट न्यूक्लियस करके ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नहीं है। तो वहां पे न्यूक्लियस टाइप का कुछ चीज है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ऑइड का मतलब उसके जैसा, पैराबोलॉइड पैराबोला जैसा, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस जैसा। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड इनटू मेसोसोम्स, उसको मेसोसोम्स कहा, छोड़िए अब पढ़ोगे तो हम अभी देखते हैं सेल्स, दैट मींस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, दो तरह की सेल है, प्रो कैरियोटिक, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, अच्छे से न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए प्रोकैरियोटिक। यू मतलब ट्रू, यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू। सुनाओ, इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक हल्का सा लिख देता हूं। दे लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, they have organized nucleus, ठीक है। लैक ऑफ हुआ कि लैक विद? हाँ लैक्स
इनका अच्छा सा एक सेल मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर वाला। ओके, इसमें से वोलोग्रानी सेल मेम्ब्रेन भी नहीं रहता है, नॉट ए, इट लैक्स डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन, ऐसा भी नहीं रहता है इसमें। इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल सेल के अंदर रहते हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे नहीं है क्योंकि उतना डेवलप ही नहीं हुआ अच्छा से। ठीक है, देखते हैं और क्या क्या है इसमें। न्यूक्लियस तो नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। ओके, तो उसका प्लाज्मा में मॉडिफाइड इनटू मेसोसोम्स, मतलब एग्जैक्ट जैसे उसमें जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन उसमें थोड़ा अलग है, इस टाइप का नहीं है। तो उसका जेनेटिक मटेरियल को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। से पूरा हम नहीं कहेंगे कि उसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस वाला काम वहां पे तो कोई ना कोई कर रहा होगा, हालांकि उतना डेवलप नहीं है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो लिख लो थोड़ा थोड़ा सा, न्यूक्लियोइड क्या कहता है, किसको कहता है? इट इज जेनेटिक मटेरियल in the prokaryotic cell. Nucleoid is the genetic material okay. ये क्या बैक्टीरियल सेल है, जो ऐसे पढ़ोगे तुम जब आगे पढ़ोगे। ओके, उसका एनाटॉमी पूरा है। ये तीन टाइप का सेल्स है, ऑन डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड। ओके, डी डी डिफरेंशिएटेड। ऑन डिफरेंशिएटेड, ऑन स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज, मतलब इनका कोई स्पेशलाइज नहीं है। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएटेड इज स्पेशलाइज्ड, पर्टिकुलर चीज काम करने के लिए उन्होंने अपने को स्पेशलाइज करके रखा है, जैसे कि आरबीसी मान लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड में चला जाएगा, स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्म फ्रॉम ऑन स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टेक प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डी डिफरेंशिएटेड, these are specialized cells revert back to more generalized actively dividing cells। मान लो हमने देखा होगा जो पौधा या घास फूस गाय खा लेता है, फिर से वो पौधा बढ़ता है, तो वहां पे ऐसे कुछ सेल्स है, वो हाँ मेरिस्टेम सेल्स है, वो अपने वो है, वो एकदम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से, जरूरत के समय वो अपना काम करेंगे, उसको कहते हैं डी डी डिफरेंशिएटेड। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, लिख लो, थोड़ा थोड़ा लिख लो उसको। ऑन डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड। सभी सेल्स का डिफरेंशिएशन भी होते हैं। ठीक है, सभी सेल डिफरेंशिएट भी होते हैं, मतलब उनका फंक्शन के हिसाब से वो अपने को रेडी करके रखते हैं। ये कि यूकैरियोटिक सेल है, जिसको बताऊंगा कल, देख लो अभी। वेल डेवलप्ड सेल, डिफाइंड न्यूक्लियस, बढ़िया से एकदम एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ देखिए, जैसे उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, गल्गी अपैरेटस। देखो ध्यान से, गल्गी अपैरेटस का कैसे बना हुआ है,
उसका जो कनकेव साइड है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, ऐसे उल्टा सी है, बट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस की तरफ उसका है कर्वेचर। हाँ बताऊंगा ऐसे। तो अभी देख लो, फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट फंगाई एटीसी। तो ये यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो न्यूक्लियस, दे हैव ऑल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक में 2 कैरियंस, यूजुअली लार्ज देन योर प्रोकैरियोटिक सेल्स। well defined nucleus is absent, they have nuclear material called nucleoid, बता चुका हूं। उसमें कुछ राइबोसोम्स होता है, डिफरेंट टाइप का राइबोसोम्स, उनका सब यूनिट होता है, राइबोसोम का यूनिट से होता है, पढ़ोगे आगे। स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, एसवीडी, इसलिए 70s 80s सब लिखा गया है, पढ़ोगे ये सब, देख लो। प्रोकैरियोटिक में खाली 70s मिलेगा, हमारे में यूकैरियोटिक में दोनों टाइप का मिलेगा। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट फंगल एंड व्हाइल एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, बट यहाँ पे ऐसा कुछ सेल वॉल टाइप का नहीं रहता है, वहां पे एक लेयर रहता है मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन करके रहता है। अभी खाली सुन लो, अभी तुम्हारा उतना नहीं पढ़ोगे, ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, 11th में पढ़ाया जाता है, तो देख लो क्या क्या हो सकता है। सेल ऑर्गेनेल्स, ये तुम्हारे लिए खाली साइज, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल, ये तीनों ही पॉइंट लिखना है तुम्हारे लिए। तो सेल ऑर्गेनेल्स, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मतलब हमारे से न्यूक्लियस हुआ, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लास्टिड से तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, उस टाइप का मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे membrane bound cell organelles are absent, membrane bound cell organelles are absent। यहाँ पे membrane bound organelles are found। क्लियर। तो आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था। तो अगर एक सेल के बारे में हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल, अगर एक सेल ये है यूकैरियोटिक सेल, उसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, सेल मेम्ब्रेन, उसका जो फ्लूइड वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म, तीसरा वाला पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका जो फ्लूइड वाला पार्ट है न्यूक्लियर सैप कहा जाता है उसको, उसके अंदर और एक स्ट्रक्चर रहता है नॉन मेम्ब्रेनस, न्यूक्लियोलस, और है क्रोमाटिन मटेरियल, जो कि हम जेनेटिक मटेरियल कहा था, डीएनए वगैरह जो जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं क्रोमाटिन। क्रोमा मतलब कलर, टिन मतलब थ्रेड्स, क्रोमोजम्स, ओके, क्रोमाटिन मटेरियल।
साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा आपका जितना भी सेल इंक्लूजन्स है एंड सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या इंक्लूजन है क्या ऑर्गेनेल्स है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो तुमको जो दिया गया है इसको पढ़ के आना। प्रोकैरियोटिक जहां तक प्लांट एंड एनिमल सेल्स का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन दिया गया है तो कितना 2 3 4 5 नंबर पेज तक, उससे पहले का चीज पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास। ओहो तेरा केमिस्ट्री हो गया है इसमें, अभी कर देते हैं। ठीक है तेरे पास जो केमिस्ट्री का है देख लेना तो। दोनों में केमिस्ट्री है तेरा, उसमें केमिस्ट्री है। ठीक है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, गलती से हो गया देख, अभी कर देता है। तेरा में ठीक है तो प्रिंट, अरे हाँ प्रिंट के समय गलती हो गया होगा। ठीक है मैं उसको कर देता हूँ। हाँ और एक चीज ये रीडिंग के लिए है तुम्हारा, पढ़ोगे उसमें कोई क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा, पढ़ के अंडरलाइन करके रखोगे पास में, पूछूंगा क्वेश्चन। तो आज के लिए